वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 13 को। जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है वो चैप्टर जो है वो समानुपात के ऊपर है। तो आइए उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखिएगा, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो अब हम इसमें जान लेते हैं पहले कि जो समानुपात है वो क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे वो सीधा और प्रतिलोम कैसे होता है। तो जो समानुपात है, तो जानिएगा, जब दो अनुपात समान होते हैं तब वे समानुपात कहलाते हैं। कैसे होते हैं देखो जरा, जैसे कि हम उदाहरण में लिख सकते हैं A अनुपात B और ये समानुपात C अनुपात D। या तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसमें पहला अनुपात कौन सा है, A अनुपात B है, दूसरा अनुपात कौन सा है, C अनुपात D है। तो ये जो अनुपात है ये कैसे होंगे, दोनों ही समान होंगे, इस कारण से इनको समानुपात कहा जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिखते हैं। तो यहाँ पर A बटे जो B है वो बराबर होगा किसके, C बटे D के। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो ये अनुपात का चिन्ह है, ध्यान रहे, ये जो अनुपात का चिन्ह है इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं इस वाले चिन्ह में, ताकि हम कोई संख्या लिख रहे हैं अगर जैसे 1 अनुपात 2 तो हम उसको बदल के लिख सकते हैं 1 बटे 2 में। उसके अलावा जो ये दूसरा चिन्ह होता है, समानुपात का जो चिन्ह होता है, समानुपात के चिन्ह को परिवर्तित किया जा सकता है किसमें, बराबर के चिन्ह में, क्योंकि ये हमें बराबर के बारे में ही बताता है कि दोनों ही अनुपात कैसे हैं, वो समान हैं, इस वजह से इनको बराबर कहा जाता है। तो यहाँ पर A बटे B बराबर होता है C बटे D के, या फिर हम इनको गुणांक के रूप में लिखना चाहें, एक दूसरे से गुणा करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इनका वज्र गुणा होगा। तो A का D के साथ होता है, इसको लिखते हैं A D, जो बराबर होता है किसके, B गुणा C के, जो लिखा जाएगा BC। तो इस प्रकार से भी इनको हम गुणा के रूप में मान सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पर जो हम यहाँ लिख रहे हैं A B C D, इसमें जो पद बाहर आ रहे हैं, जो पहला पद है और जो अंतिम पद है, इनको कहा जाता है चरम पद। ध्यान रहेगा, ये दोनों ही जो पद हैं इनको कहा जाता है चरम पद, इन दोनों को चरम पद कहा जाता है। उसके अलावा जो ये दोनों पद हैं जो मध्य में पाए जाते हैं, B और C, जो दोनों पद मध्य में पाए जाते हैं, इन दोनों ही पदों को कहा जाता है मध्य पद, इनको मध्य पद कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब हम समानुपात लिखते हैं तो समानुपात के अंदर दो प्रकार के पद होते हैं, चरम पद और मध्य पद। इनसे ही हमें पता चलता है किसको किसके साथ लिखना होता है। तो इसमें चरम पद का गुणा बराबर होता है, या फिर चरम पद का जो गुणनफल है वो बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के बराबर। तो इसमें एक चीज और है, समानुपात जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीधा, सीधा का मतलब होता है प्रत्यक्ष या बिल्कुल अनुक्रमानुपाती। दूसरा जो है वो होता है प्रतिलोम, जिसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष या फिर व्युत्क्रमानुपाती। इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी एक राशि x का मान अगर बढ़ाते हैं, x का मान अगर हम बढ़ाते हैं, लगातार x का जो मान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ रखी गई राशि y जो है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब x का मान बढ़ता है तो y का मान बढ़ेगा, और जब x का मान कम होगा तो y का मान भी कम होगा। इसका मतलब ये दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, प्रत्यक्ष है। जब संबंध प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सामने दिखने वाला होता है, तो उसे कहा जाता है सीधा या फिर प्रत्यक्ष समानुपात। तो ये समानुपात का पहला प्रकार है जिसको कहते हैं सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात। इसके अलावा एक दूसरा प्रकार पाया जाता है जहां पर एक राशि का मान, जैसे मान लो x राशि है, इसका मान कुछ इस प्रकार से संबंधित होता है कि जो दूसरी राशि है उसका मान क्या हो जाएगा, जब एक x का मान बढ़ेगा तो y का मान घट जाएगा। जब एक राशि का मान बढ़ता है और दूसरी का मान घट जाए तो यह कहलाता है अप्रत्यक्ष या फिर व्युत्क्रमानुपाती, जो क्या कर रहा है, एक के बढ़ने पर दूसरे के विपरीत जा रहा है। इसको अगर हम दोनों को लिखें तो दोनों को बराबर के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन जब यहां पर इनको लिखा जाए तो ये लिखे जाते हैं 1 के बटे के रूप में। तो हम इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि x जो है वो बराबर होता है लेकिन 1 बटे y के रूप में, जो y से संबंधित होगा, लेकिन कैसे होगा, x का मान बढ़ेगा तो y का मान कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कम होगा, y का मान बढ़ाएंगे तो x का मान कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ में व्युत्क्रमानुपाती कहलाते हैं। तो आइए इन दोनों ही पॉइंटों को, सीधा और प्रतिलोम समानुपात जो होता है, इनको हम समझते हैं किसी उदाहरणों की सहायता से। तो देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीधा समानुपात, जिसको प्रत्यक्ष समानुपात भी कहते हैं। तो उसमें क्या है, जब दो राशियों के मध्य संबंध सीधा या प्रत्यक्ष हो तब उसे प्रत्यक्ष समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती कहते हैं।
उदाहरण हो सकता है x/x1 बटे y1 बराबर होगा x2 बटे y2 के। कैसे होगा देखो जरा, सवाल है एक हमारे पास, यदि एक पेन की कीमत 5 रुपए है तब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखो पेन की संख्या यहाँ लिख रखी है कि पेन कितने होंगे हमारे पास में, उनकी संख्या हमने यहाँ लिखी है, तो उनका मूल्य कितना होने वाला है उसे हमने यहाँ लिखा है। तो बाकी बचे हुए जगह पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कैसे करेंगे देखो जरा, तो सबसे पहले अगर पेन की संख्या, अगर इसको अनुपात के रूप में रखें तो हम क्या कहें, पेन की संख्या को अगर हम x मान लें और मूल्य को हम मान लें y, तो किस प्रकार का संबंध पाया जाएगा इसमें, तो x बटे y बराबर होगा x बटे y के। तो इसमें पहला तो कीमत क्या था, x बटे y, x1 बटे y1 बराबर होना चाहिए किसके, x2 बटे y2 के। तो अब इससे सवालों को हल करते हैं। देखिए पहला जो इनका मूल्य है, पेन की संख्या 1 दे रखी है, यदि x1 का मूल्य 1 है, x1 का मान जो है वो 1 है, बटे y1 का मान उस वक्त कितना है, y1 का मान होगा यहाँ पर 5, तो इसको लिखा जाएगा 5 बराबर से। अब इसमें आगे से हल करना है, यदि हम इसको यहाँ या फिर इसी के लिए हल करना चाहें तो देखते हैं 2 बटे 10 आएगा, तो x2 का मान कितना है 2 और इसके बाद y2 का मान कितना है 10। तो क्या इन दोनों का मान समान है, क्या ये दोनों समानुपाती हैं या नहीं है, तो 1 बटे 5 में अगर हम देखें तो दोनों ही संख्या सहभाज्य हैं, इस वजह से ये दोनों ही संख्या एक दूसरे से अब किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। लेकिन दोनों को यहाँ देखा जाए तो ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं। कैसे, 2 से अगर इसे काटा जाए और 2 से इसे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस वजह से ये किसके बराबर बन गए, 1 बटे 5 के, मतलब इसी के अनुपात के बराबर है। और जहां अनुपात समान होते हैं तभी उनको समानुपात कहा जाता है। इसके बाद तीसरा आता है 5 बटे और खाली जगह होगी, तो हम यहाँ इसको किसके अनुसार निकाल सकते हैं, देखो 1 बटे 5 बराबर से हो जाएगा 5 बटे और खाली जगह है तो ये y2 कहलाएगा। y2 का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, इसका वज्र गुणा करके। वज्र गुणा कैसे, इसको इससे गुणा कर सकते हैं और इसको इससे गुणा कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे बराबर से y2 बराबर कितना हो जाएगा, y2 बराबर होगा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, जिसका उत्तर आता है 25। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि यदि हमारे पास पेन की संख्या 5 हो जाए तो हम कितने रुपए देने पड़ेंगे, हमें से 25 रुपए देने होंगे। कितने, 25 रुपए। तो इस प्रकार हमें ये मूल्य प्राप्त हो सकता है। एक अंतिम सवाल और है इसी का, यदि हमें 50 रुपए देने पड़े, यदि हम 50 रुपए की कीमत चुकाते हैं तो बताओ कितने पेन आ सकते हैं उसमें। तो ये रिक्त स्थान पेनों की संख्या के लिए है, तो इसका मतलब हमें इसमें x का मान निकालना होगा। तो कैसे करेंगे देखो जरा, इसमें था कि x1 बटे y1 बराबर था x2 बटे y2 के, तो इसमें मान कितना, x1 अपॉन y1 कितना है, 1 बटे 5 है, तो इसमें लिखेंगे 1 बटे 5 बराबर कितना मान रखना है, इसका मान नहीं है, इसे x2 रखेंगे, ये आ जाएगा x2, और फिर इसे रखेंगे क्या, y, इसका मान y होगा। तो ये कौन सा है, y2 है, जिसकी वजह से कितना आ रहा है, वो पहले से ही 50 दिया हुआ, हमें x2 का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, x2 का मान चाहिए, पहले यहां से हल करते हैं इसको। अब ये आएगा x2, कैसे करा, x2 को यहीं रहने दिया, ध्यान से समझें, x2 चाहिए तुम्हें तो x2 को यहीं रहने दो, लेकिन जो 50 है इसका वज्र गुणा कर दो। 50 का वज्र गुणा करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, इसको इसी के रूप में लिखते हैं, तो ये आएगा 1 गुणा 50 बटे 5 बराबर से x2। ये मान कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और इसके बाद क्या करेंगे, अब इसे हमें हल करना होगा, तो 5 से 50 को काटेंगे तो कितनी बार, 10 बार कटेगा, 10 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 10, जिसमें लिखेंगे x2 बराबर से 10 होगा। तो अब हमें पता चल गया कि जब हम 50 रुपए की कीमत चुकाएंगे तो हमें कितने पेन मिलने वाले, 10 पेन मिलेंगे। तो इस प्रकार सवालों को हल किया जाता है। तो हम यहाँ पर अगर इनको भी ना लिखें, x1 अपॉन y1 ये सब कुछ ना लिखें, तब भी आप इनको क्या कर सकते हो, पहले अनुपात से और अंतिम किसी भी अनुपात के लिए इसको हल किया जा सकता है। ऐसे ही अन्य और भी प्रश्न हो सकते हैं जिनमें आपको इस प्रकार के सवालों के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि हम एक उदाहरण और करके देखते हैं, तो आइए उसकी शुरुआत करें। तो देखिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले उदाहरण के बारे में, जो है एक वस्तु की ऊंचाई और उसकी छाया में एक संबंध के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ दिया है कि वस्तु की ऊंचाई को x और उसकी छाया को यदि y माना जाए तो पहला अनुपात क्या होगा हमारा, पहला अनुपात x1 बटे y1 बराबर होना चाहिए था किसके, x2 बटे y2 के। तो यहाँ पर x1 और y1 जो है वो 14 और 10 रहेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें यहाँ पर 14 बटे 10
जो बराबर होगा किसके, x2 बटे बाई 2 के। तो x2 का मान कितना है, अब x2 यहां पर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको x2 ही रहने देंगे। हमें वहां जानना था कि वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी यदि जिसकी छाया जो है वो 15 मीटर की है या फिर 15 सेंटीमीटर की है। तो देखिए बाई 2 का मान कितना है, यहां पर पहले से दिया हुआ है 15। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि x2 का मान हम निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, यहां से वज्र गुणा करेंगे, जो 14 है और जो 15 है, जो संख्या दे रखी है इन दोनों का गुणा होगा। तो हम लिखेंगे 14 गुणा 15 बटे 10 जो बराबर हो जाएगा x2 के। तो इसको लिखा जाएगा बराबर से x2। अब इनमें से जो संख्या कट सकती है हम उसे काट देंगे। तो यहां देखो, अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 से यहां पर आता है 5, 2 से ये संख्या हो जाएगी 7, और 2 से काटने के बाद अब 5 से इसको काटा जा सकता है, 5 से ये संख्या कटती है 3 बार। तो अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, x2 यहां पर दिया हुआ है तो x2 जो बराबर हो जाएगा कितने, 7 गुणा 3 के, और नीचे कोई भी संख्या नहीं बची हुई तो इसमें लिखेंगे 7 गुणा 3, तो x2 बराबर हो जाएगा 21 के। तो इस प्रकार अब हमें पता चल सकता है कि जब कोई वस्तु यहां पर उसकी ऊंचाई यदि 21 सेंटीमीटर या फिर 21 मीटर हो तो उसकी जो छाया है वो 15 सेंटीमीटर या फिर 15 मीटर की बनेगी। तो इस प्रकार हम यहां पर जान सकते हैं कि जब भी कभी सीधा अनुपात होता है तो x1 अपॉन y1 बराबर होता है हमेशा ही x2 अपॉन y2 के। यहां पर अनुपात के रूप में जब एक तरफ की संख्याएं जो हम अंश के रूप में लिखते हैं वो संख्याएं वही होंगी जो किसी एक राशि को दर्शा रही हैं, लेकिन जब दूसरी राशि को दर्शाना होगा तो वो उसके हर में लिखी जाएंगी। लेकिन जब हम इसके बाद में अगले पॉइंट पर आते हैं जो प्रतिलोम समानुपात होगा, जिसे व्युत्क्रमानुपात भी कहा जाता है, वो किस प्रकार से काम करता है, यहां पर इन दोनों ही राशियों की जो स्थान है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए अब उसकी हम शुरुआत करते हैं, तब हम जानेंगे कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। तो देखिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रतिलोम समानुपात की। तो प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, तो देखिए जब एक राशि का दूसरी राशि के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर एक राशि जब दूसरी राशि के साथ में व्युत्क्रमानुपाती होती है तब उसे व्युत्क्रमानुपाती, या तो हम इसको व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार समझ सकते हैं या फिर हम इसको विलोमानुपाती, और इसके अलावा एक नाम और होता है इसका जिसे कहा जाता है प्रतिलोम समानुपात। तो इसे इन तीनों ही नामों से जाना जा सकता है। ये कैसे काम करते हैं, यहां पर एक चीज बहुत विशेष रूप से आपको समझनी होगी, वो ये है कि यहां पर पहला अनुपात तथा दूसरा अनुपात, पहले अनुपात तथा दूसरे अनुपात में दूसरा अनुपात पहले अनुपात का उल्टा होता है, इसीलिए इसका नाम विलोमानुपाती भी होता है। कैसे काम करता है, देखो इसमें यदि हम पहले अनुपात में लिखें x1 अपॉन x2, मतलब x की पहली राशि को अंश में और x की दूसरी राशि को हर में रखें, तो y के रूप में जब इनको लिखा जाए, जब इस दूसरी राशि को हम लिखेंगे तो वो कैसा आएगा, y2 पहले आएगा और उसके बाद में y1 आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक सवाल है, उसे हल करके देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। देखिएगा 1000 रुपए को पुरस्कार के रूप में बांटना है हमें। कैसे बांटेंगे, विजेताओं की संख्या के आधार पर। यदि एक ही इंसान विजय होता, एक ही इंसान अगर प्रतियोगिता को जीतता तो 1000 रुपए जो थे वो एक इंसान को बांटेंगे तो उसे पूरे 1000 रुपए मिलते। लेकिन यही रुपए यदि दो लोगों में बांटे जाएं तो कितने मिलेंगे, हम भी जानते हैं कि दो लोगों में जब रुपए बांटे जाएंगे तो आधे आधे मिलेंगे दोनों को, जो कितना आता है 500 रुपए। लेकिन सवाल के अनुसार कैसे हल होगा, तो देखो इसमें x1 अपॉन x2 पहले लिखना होगा। तो x की राशियां हैं विजेताओं की संख्या, जो क्या लिखा जाएगा, x1 अपॉन में x2 बराबर होना चाहिए y2 अपॉन में y1 के। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो x1 अपॉन x2 कितना होगा, 1/2 बराबर से y2 का मान, y1 तो 1000 है, y2 का मान नहीं है हमारे पास, तो y2 बराबर से कितना हो जाएगा, y2 का y2 रहेगा बटे, और यहां पर लिखेंगे हम 1000। अब इसे हल करना है तो यहां पर y2 का मान निकालने के लिए 1 का गुणा 1000 से करेंगे, यहां पर वज्र गुणा होगा तो हम लिखेंगे बराबर से, और इसको यहां लिख लेते हैं नीचे, तो यह आएगा 1 गुणा 1000 बटे 2 जो बराबर हो जाएगा y2 के। आगे हल करते हैं, देखो जरा 2 से 1000 को काटेंगे तो 500 आएगा, और 500 लिखने के बाद में 500 गुणा 1 करेंगे तो y2 का मान कितना आ जाएगा, सीधा ही 500 आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो y2 का मान है वो कितना आने वाला है, 500 आएगा।
अब इसी के अनुसार हम हर बार सवाल को परिवर्तित करते रहें। हमें हर बार सवाल को क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो किस राशि का मान बदलेगा, ध्यान रहे, एक यहां से एक बराबर में एक बटे के नीचे वाली जो संख्या है x के अनुरूप बदलेगी। एक बार 4 रहेगा यहां पर बराबर में, दूसरा है बाई 2 का मान इसके लिए निकालेंगे हम यहां से, और इसमें कितना रहेगा, पहले में बाई 1 का मान कितना था, 1000 रुपए, इसमें 1000 था। अब इसके बाद फिर से बाई 2 का मान यहां से निकालेंगे तो बाई 2 क्या हो जाएगा, बाई 2 बराबर से सीधा लिख सकते हैं 1000 गुणा 1 करेंगे 1000 आएगा, 1000 बटे 4 कितना आ जाएगा, 1000 बटे 4 करने पर आता है 250 रुपए। तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा यहाँ इसका मान जो है वो कितना हो जाएगा, 250। और इसी के अनुरूप यदि इन सवाल को हम लगातार आगे बढ़ाते रहें तो 5 से 1000 में हम सीधा ही देख पा रहे हैं कि हमें 1000 में भाग देना उस संख्या से जितने लोगों में उसे बांटा जा रहा है। तो अब हम 1000 में 5 से भाग दें तो कितना आता है, 200 रुपए आएगा, और जब 10 से 1000 में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा मात्र 100 रुपए। तो इस प्रकार यहां पर हम व्युत्क्रमानुपाती या फिर प्रतिलोम समानुपात के जो सवाल होते हैं उनको इस प्रकार से हल किया जाता है। कैसे, जब एक अनुपात दूसरे अनुपात के साथ कैसा संबंध रखता है, बिल्कुल उल्टा संबंध रखता है या फिर विलोम संबंध रखता है, तब उसे प्रतिलोम समानुपाती कहा जाता है। इसके लिए एक उदाहरण और करके देखते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले उदाहरण की तरफ। ये उदाहरण भी बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन हमने यहाँ पर एक रिक्त स्थान जो है वो ऊपर के लिए भी खाली छोड़ दिया है। आपको क्या करना है कि इसमें हम यहाँ इन दोनों रिक्त स्थानों को भी भरेंगे और इसको भी भरेंगे। एक चीज और बता दें हम आपको, तीलियों की संख्या को हम x मानेंगे और यहाँ पर जो कोण का माप होगा उसे हम y मानने वाले हैं, ताकि हम सूत्र का सही से प्रयोग कर सकें। तो देखिएगा, तीलियों की संख्या यदि 4 दे दी जाए तो कोण की माप होती है 90 डिग्री। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब ये आकृति हम बना रहे हैं ना, तो ये एक पहिए की आकृति है। तो पहिया कैसा होता है, ध्यान से समझो। एक इसमें एक तीली यहां लगा दी जाए, एक यहां पर, एक यहां लगा दी जाए और एक यहां पर, तो इनके मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस प्रकार ये भी 90 है, ये भी 90 है और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। लेकिन इसी प्रकार इसमें तीलियों की संख्या को हम दुगना करते चलें या फिर तीलियों की संख्या को बढ़ा दें तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा, कितना कोण बनता है, कोण में कितना अंतर होगा। आप देख पाओगे कि यहाँ पर जैसे तीलियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोण में अंतर है कि कोण घट रहा है। इसीलिए ये क्या है, प्रतिलोम समानुपात का एक सवाल है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे x1 बटे x2 जो बराबर होगा किसके, जो बराबर होने वाला है बाई 2 बटे बाई 1 के। अब इस सूत्र से हम सवाल को हल करते हैं। ये हमारे लिए कौन होगा, ये हमारे लिए है x1 और ये वाला हमारे लिए होगा बाई 1। अब इसके बाद ऊपर वाली सभी संख्याएं x2 x3 और x4 भी हम इनको बोल सकते हैं, या फिर सभी को x2 मानकर और इसी को x1 और बाई 1 मानकर हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो देखिए आगे, सबसे पहले x1 अपॉन x2, तो x1 तो 4 है बटे x2 कितना है, 6 के लिए निकालने वाले हैं, बराबर से बाई 2 का मान कितना है और बाई 1, तो बाई 1 है हमारे पास में 90, जो यहां पर लिखेंगे बाई 1 90 नीचे आ जाएगा, और बाई 2 का मान अभी नहीं है हमारे पास तो बाई 2 रहने देंगे। क्या करना होगा हमें, हम चाहते हैं कि बाई 2 का मान निकले तो हम इसमें करेंगे वज्र गुणा, तो 90 का गुणा 4 से करना होगा। तो इसे हम यहां हल कर लेते हैं, तो ये आएगा 4 गुणा 90 बटे में ये 6 जो है वो यहीं आ जाएगा। अब इससे इसे हल करेंगे, यदि आप इसमें दोनों में 2 से भाग दें, ये किसके बराबर था, बाई 2 के, यदि दोनों में यहाँ 2 से भाग दें, 2 से ये करता है 2 बार और इसको 2 से काटने पर ये आता है 3 से अब क्या कर सकते हैं, 3 से 90 को काटेंगे, 3 से 9 कटता है 3 बार और 0 के लिए 0 आ जाएगा। अब देखो बाई 2 का मान निकालना था तो हम लिखेंगे बाई 2 बराबर से कितना, 30 का गुणा 2 से करना होगा, तो 30 दूनी 60। तो इस प्रकार अब जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो कितना हो जाएगा, वो मान होगा 60 का। तो इस प्रकार से हम 60 डिग्री का जो कोण है वो हमें प्राप्त होगा यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, 6 तीलियां बना दें जो समान दूरी पर अंकित होंगी। तो आइए अब इस मान को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाता है। अब इसी के बाद में हम अगले सवाल के लिए तैयार करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ, या तो आप इसको यहां लिख सकते हैं या फिर इसको यहां पर भी इस मान को रख सकते हैं। कैसे, देखो हमने किसका मान परिवर्तित किया था, हमारे पास में x1 x2, x1 तो फिक्स था हमारे पास, x1 फिक्स है और बाई 1 फिक्स है, ये दोनों मान 4 और 90 ये तो फिक्स रहने वाले हैं, तो 4 और 90 ऊपर वाली गुणांक की संख्या समान रहेगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, 4 गुणा 90 ये तो फिक्स रहने वाला है, लेकिन किससे भाग देंगे, किससे भाग देते हैं हम इसमें भाग देते हैं x2 से। x2 का मान इस बार कितना है, 10 रहेगा, तो 10 इसमें लिखेंगे तो किससे किसका मान प्राप्त होगा, फिर से हमें बाई 2 का मान प्राप्त होगा।
तो 0 से 0 काट देंगे, 1 से किसी में भी भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब 9 का गुणा 4 से करते हैं तो 9 चौके 36 आता है, तो इसमें लिखेंगे बाई 2 बराबर से 36 डिग्री। तो अब हमें पता चल चुका है कि जब 10 तीलियां इस वृत्त में या फिर इस पहिए में लगा दी जाएं तो प्रत्येक के मध्य जो कोण होगा वो 36 डिग्री का बनेगा। तो कितना आ गया? 36 डिग्री। इस प्रकार से अब एक लास्ट सवाल और है जिसमें थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है और हमने कोण का मान पहले दिया है लेकिन तीलियों की संख्या हमें प्राप्त नहीं है, तो हम तीलियों की संख्या निकालना चाहेंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखो जरा। इसको हम सूत्र के अनुसार करते हैं, x1 अपॉन x1, पहले तो लिखते हैं x1 अपॉन में x2 जो बराबर होना चाहिए था बाई 2 अपॉन में बाई 1 के। अब इनमें मान रखेंगे, x1 का मान कितना है? 4 है, तो यहां रखेंगे बराबर से 4 बटे में। अब उसके बाद दूसरा मान है x2 का, तो x2 हमारे लिए कितना है? x2 तो मान है ही नहीं, तो x2 का x2 ही रहने देंगे, x2। अब उसके बाद अगला मान है बाई 2 का, बाई 2 हमारे लिए कितना है? बाई 2 तो 30 है, तो 30 लिखेंगे बराबर से 30 बटे में। अब बाई 1 का मान कितना है? 90 है, तो यहां पर लिखेंगे हम अब 90, तो हम ये 90 लिखा। अब हमें क्या मान चाहिए? हम चाहते हैं कि x2 का मान निकले, तो जब वज्र गुणा करेंगे तो 30 तो आएगा x2 के पास में, इसको नीचे यहां लिख लेंगे और ये 90 इसके पास चला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 4 गुणा, यहां पर आ जाएगा 90 बटे में। ध्यान से देखिएगा, 4 गुणा 90 दोनों का वज्र गुणा हुआ है, ये संख्या इसके पास पहुंच गई, 4 गुणा 90 लिखा। ये जो 30 है ये x2 वाली जगह पे आएगा नीचे, 30 यहां रखा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे आगे? अब हम x2 को 30 वाली जगह पे ले जाएंगे जो बराबर के साथ में लिखा जाएगा x2। अब 0 से इसे काट सकते हैं, अब 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार कटता है, तो 4 गुणा 3 करने पर x2 बराबर से आता है 4 तिया 12। तो इस प्रकार हमें x2 का मान प्राप्त हो जाएगा जो क्या होगा? 12 होगा। और अगर इस सवाल को आप किसी भी तरीके से और हल करना चाहते हो तो आपको बस एक प्रकार पता होना चाहिए कि जो वृत्त होता है, वृत्त के अंदर बना पूर्ण कोण जो होता है, कौन सा कोण बनता है? पूर्ण कोण, जो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो अब इसमें आप हर बार अगर एक तीली लगाई जाए तो एक तीली लगाने पर बस जितनी तीलियां आपको लगानी है 360 में उससे भाग दे दीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उसके मध्य बनने वाले जो कोण है वो कितने बनने वाले हैं। तो आज हमने इसमें जाना क्लास 8 के चैप्टर नंबर 13 में कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है और किस प्रकार के उसके जो सवाल हैं वो पूर्ण किए जाते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।